अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमारी ज़मीन के करीब सोलर सिस्टम में कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें ग्रेविटेशनल वेल्स कहा जाता है, यानी ग्रेविटी के कुएं कहा जाता है। ये वो जगह हैं जहां पर ग्रेविटी थोड़ा सा डिफरेंट रिस्पॉन्स देती है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी चेंज हो गई है। मैं आपको यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। आप देखिए L1, L2, L3, L4 और L5। L1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम अमूमन ऐसी सैटेलाइट्स को पार्क करते हैं जिन्होंने सूरज को देखना होता है। लेकिन L2 लंग्रांज पॉइंट, इनको लंग्रांज पॉइंट कहते हैं क्योंकि ये ग्रेविटेशनल वेल्स हैं, ये पार्किंग एरियाज हैं। यहाँ पर आप कोई चीज़ छोड़ेंगे तो वो सूरज के रिस्पेक्टिव मूव करेगी, वो ज़मीन की तरफ नहीं आएगी। वरना हमारा तो ये ख्याल है कि अगर इन पॉइंट्स पे हम कुछ चीज़ छोड़ें तो वो ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं, वो इसी तरीके से ही मूव करेंगे। लेकिन जब मैं पॉइंट 2 की बात करता हूँ, L2 की बात करता हूँ, लैग्रांजेस पॉइंट L2 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप को पार्क किया। हबल और स्पिट्जर ज़मीन के गिर्द घूमते, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ज़मीन के गिर्द नहीं घूमते, बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमती है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक जगह पार्क है, बल्कि अगर आप ज़मीन के रिलेटेड रेफरेंस के साथ इसे देखें तो ये सर्कल में मूव कर रही है, लेकिन साथ साथ ये सूरज, ज़मीन और ये सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। तो ये बिल्कुल इस तरीके से मूव करती है और इस जगह पर इसको रखने की वजह ये थी कि हमने इसको सूरज से बचाना है। मैंने आपको पहले बताया कि हमने एक शील्ड लगाई हुई है, बैरियर लगाया हुआ है जो कि सूरज की रेडिएशन से, रोशनी से इसे बचाता है। तो हम ये चाहते हैं कि इसको ऐसे लैग्रांजेस पॉइंट पर रखें जो कि सूरज से बहुत ज़्यादा दूर हो, वहाँ पर सूरज की रोशनी का और रेडिएशन का इफेक्ट कम से कम हो। इसीलिए हमने इसको L2 पॉइंट पर रखा है। तो ये वो 4-5 पॉइंट हैं हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पर हम सैटेलाइट्स को और स्पेसक्राफ्ट को रेस्ट या पार्क कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दोबारा इसका ऑर्बिट दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑर्बिट करती है ज़मीन के गिर्द नहीं, लेकिन ज़मीन के रेफरेंस के साथ ये ऑर्बिट कर रही है। जब रोशनी दूर से आकर जेम्स वेब टेलीस्कोप के प्राइमरी 18 हेक्सागोनल मिरर से टकराती है तो हमें उनको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक मिरर तो है नहीं। जिस तरीके से हबल के पास एक मिरर है तो हम उसे एडजस्ट करें, हमें इन 18 मिरर्स को इनकी सेगमेंट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ताकि ये सारे एक इमेज के तौर पर, एक मिरर के तौर पर काम करें और जो रोशनी दूर किसी गैलेक्सी से आ रही है उसे रिफ्लेक्ट बैक करें इस पर जी, सेकेंडरी मिरर पर। तो इसलिए इसकी कैलिब्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब जेम्स वेब टेलीस्कोप को खला में भेजा गया तो उसके कुछ अरसे के बाद इन तमाम मिरर्स की कैलिब्रेशन की गई और उसके ज़रिए हमें एक इन्हांस्ड वर्जन मिला। तो जो सेकेंडरी मिरर है उस पर जो इमेज आता है उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है, उसके लिए डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट लगे हैं और फिर जो डेटा हमारे पास आता है उसे ज़मीन पर मुंतकिल कर दिया जाता है एक नेटवर्क के ज़रिए, जिसे हम डीप स्पेस नेटवर्क कहते हैं। तो अब फ़र्ज़ कीजिए कि एक दूर की गैलेक्सी को जेम्स वेब टेलीस्कोप देख रही है, तो वहाँ से जो रोशनी आ रही है वो प्राइमरी 18 हेक्सागोनल मिरर्स पर पड़ती है जो कि उसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं एक सेकेंडरी मिरर पर, और उस सेकेंडरी मिरर से होती हुई वो प्रोसेस की जाती है, उसे डेटा में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसे भेजा जाता है ज़मीन पर मौजूद डिश एंटीना उसे रिसीव करते हैं जो कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जिसे DSN या डीप स्पेस नेटवर्क कहा जाता है। डीप स्पेस नेटवर्क प्लस तख्ती लिखेंगे तो पूरी डिटेल मैं पहले ही वीडियोस में बता चुका हूँ। 3 मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम्स का या बैंड्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं डेटा को भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। पहला है जी अपलिंक। तो हमने जो इससे डेटा अपलोड करना है, जेम्स वेब टेलीस्कोप को अपलिंक करना है, वो एस बैंड में 16 किलोबिट्स पर सेकंड पर जाता है और उसमें कमांडिंग यानी कमांड्स वगैरह दी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्पेक्ट्रम है एस बैंड में डाउनलिंक का जो कि 40 किलोबिट्स पर सेकंड है और वो रेंजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा जो बैंड है वो हमारे पास KA बैंड है जो कि 28 मेगाबिट्स पर सेकंड, ये ज़रा ज़्यादा इसमें डेटा की रफ्तार है। 28 मेगाबिट्स पर सेकंड से डेटा एक्सचेंज करता है और इसमें जो डेटा आता है वो साइंस से रिलेटेड, टेलीमेट्री से रिलेटेड, ये सारा का सारा डेटा जो एक्चुअली हम वहाँ से डेटा हासिल कर रहे हैं, जिसमें जो उसके ऑब्जर्वेशंस हैं वो डाटा का सारा KA बैंड में आ रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब जब
डीप स्पेस नेटवर्क ने ये डाटा रिसीव कर लिया, तो अब इन इमेजेस को या इस डाटा को हमने रिफाइन करना है, इसकी हमने एडिटिंग करनी है, हमने इसको स्टॉक करना है और इसको बड़े अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश करना है। तो उसकी रिफाइनिंग के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए वो डाटा जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर से हमारे पास है, हम उसे डाइवर्ट करते हैं स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट बाल्टीमोर में, जिसकी बिल्डिंग की तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक पूरी टीम बैठी हुई है जो कि इस डाटा को लेती है और फिर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए अच्छे अच्छे इमेजेस बनाकर हमें वो इमेजेस देती है, जो कि हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप की ऑफिशियल वेबसाइट पर और नासा की वेबसाइट पर नज़र आते हैं। लेकिन याद रखने की बात यह है कि ये सारा काम उस वक्त हो सकता है जब जेम्स वेब टेलीस्कोप की इंस्ट्रूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से काम करे। तो 4 मेजर इंस्ट्रूमेंट जेम्स वेब टेलीस्कोप पर लगे हुए हैं, जिनमें नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है। नियर इंफ्रारेड इसलिए कि ये इंफ्रारेड के बैंड के बिल्कुल आसपास है, अगर आप उसको देखें। फिर हमारे पास नियर इंफ्रारेड ISS यानी स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ है। फिर नियर इंफ्रारेड NIR कैम है। बहुत सी तस्वीरें इससे खींची जाएंगी, आप फ्यूचर में भी देखेंगे, इसी वीडियो सीरीज़ में आपको नज़र आएगा। और फिर मिड इंफ्रारेड, अब हम इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड से मिड इंफ्रारेड में बीच में चले गए। इस रेंज में जो रेडिएशन आ रही है उसको भी कैप्चर करने के लिए हमारे पास मेरी इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। तो कैमरा जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरें लेते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ का काम ये होता है कि जो रोशनी आ रही है उसमें देखें कि रोशनी को रंगों में तकसीम करके देखें कि कौन कौन से रंग हमारे पास नहीं हैं, और उनसे हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि किस किस्म की केमिकल कंपोजिशन है, क्या चीज़ें बीच में आएँ। और क्रोनोग्राफ क्या करते हैं, जब हमने सूरज की तरफ के करीब से गुजरते हुए एक जहाज़ को देखना है तो हम क्या करते हैं, हम सूरज को ब्लॉक करते हैं ताकि वो जहाज़ हमें नज़र आए। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमने दूर किसी रोशन चीज़ के पास, स्टार के पास एक प्लेनेट को देखना है, तो हम पहले उस स्टार को ब्लॉक करते हैं, उसके लिए क्रोनोग्राफ यूज़ होता है, और फिर हम उस प्लेनेट को या ऐसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं जिसकी रोशनी नहीं। तो ये 4 किस्म के मेजर इंस्ट्रूमेंट हैं, 6 मुख्तलिफ किस्म के स्पेक्ट्रोस्कोपी मोड हैं इसके पास। वो सारे के सारे 6 स्पेक्ट्रोस्कोपी के मोड मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इनको मैं आसानी के साथ डिस्कस करूँगा, मैं ज़्यादा डिटेल में इनके नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो मेन इन सब का प्रिंसिपल वो यही है कि रोशनी को उसके रंगों में तकसीम करें और उनके कलर्स को देखते हुए और जो अवेलेबल कलर्स हैं उनको देखते हुए हम अंदाज़ा लगाएं कि रोशनी के साथ क्या हुआ, रास्ते में रोशनी को कहाँ कहाँ ट्रैप किया गया और रोशनियाँ किसने चोरी की। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि एक नेबुला की है, और ये बड़ा मशहूर नेबुला है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका नाम आता होगा। इस नेबुला में अगर आप तस्वीर में देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि हमने मिरी का इस्तेमाल किया और NIR कैम का इस्तेमाल किया, और उसके साथ आपको ग्राफ नज़र आ रहा है कि जो कि हमें बताता है, और ये ग्राफ आपको हर जगह नज़र आएगा जितने भी आगे आप देखेंगे। तो इस ग्राफ के जो वर्टिकल एक्सिस उसमें ब्राइटनेस होगी, रोशनी कितनी आ रही है, ठीक है, और इधर होगी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ, अब जो वेवलेंथ नहीं होगी वो आपको या तो नीचे की तरफ नजर आएगी, और अगर इन्वर्स ग्राफ है तो वो आपको ऊपर की तरफ नजर आएगी। जहां पर भी आपको फर्क नजर आए इसका मतलब ये है कि ये जो वेवलेंथ है ये हमारे पास नहीं है। तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं ऐसी तस्वीरें खींच के कि इस जो नेबुला है इसकी कंपोजिशन क्या है, और हम ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि जो बीच में चीज़ें आई हैं उसने इसके साथ क्या किया। मैं आपको यहाँ पर एक और नेबुला की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि ईगल नेबुला है, और अगर आप इसको देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर बहुत से स्टार्स बन रहे हैं। तो जब हम इसके स्पेक्ट्रोग्राफी करते हैं तो हमें नज़र आता है कि एक बहुत बड़ा नेबुला है जो कि डस्ट का बना हुआ है, गैसेस का बना हुआ है, और इसमें स्टार फॉर्मेशन है। हम इसकी तरफ क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम बन चुका है, हम इसके माजी में नहीं देख सकते डायरेक्टली, लेकिन हम कायनात में सोलर सिस्टम्स को बनते हुए देख सकते हैं, और देख सकते हैं अच्छा वहाँ पे ये सोलर सिस्टम ऐसे बन रहा है और ये हमारे सोलर सिस्टम से मिलता जुलता है, तो हमारा सोलर सिस्टम भी ऐसे ही, उसकी इर्तिका भी ऐसे हुई होगी, वो भी ऐसे ही बना होगा, इवॉल्व किया होगा। तो उनको पढ़ के हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे सोलर सिस्टम ने कैसे काम किया होगा। मैं आपको यहाँ पर एक और स्पेक्ट्रोग्राफ दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसके ज़रिए हम एक प्लैनेट जिसका नाम है WSP-39b एक्सो प्लैनेट है, यानी किसी और सितारे के गिर्द घूम रहा है, जायंट बड़ा एक्सो प्लैनेट है, उसका जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो हमें ये ग्राफ मिला। और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कलर के साथ आपको बताया गया कि इसमें नज़र आ रहा है
कि पीक हमें सोडियम पे मिलती है, हमें वाटर पे मिलती है, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के स्पेक्ट्रम पे मिलती है। तो वो जो इसने रखी ना अपने पास वेवलेंथ्स, उन वेवलेंथ्स का हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक खास किस्म की वेवलेंथ रखती है। तो जब वो वेवलेंथ नहीं होगी हमें पता लग जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड है इधर। सल्फर डाइऑक्साइड एक खास किस्म की वेवलेंथ रखता है, वो वेवलेंथ नहीं होगी हमारे पास जो रोशनी आई, हमें पता लग जाएगा कि चोर क्या है, जो चोर है उसने सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब इस प्लेनेट के पीछे एक सूरज था, सूरज से रोशनी आ रही थी, उसमें सारी रेडिएशन थी, लेकिन जैसे वो इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुई तो कुछ जो एटमॉस्फेयर में एलिमेंट्स थे, जिस तरीके से सोडियम, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उन्होंने अपनी अपनी रोशनियाँ चुरा ली। तो हमारे पास जो रोशनी आई उनमें ये रोशनी नहीं थी। तो हमें पता है कि ये जो सोलर सिस्टम है, क्योंकि हम इसकी और भी स्पेक्ट्रोग्राफी कर रहे हैं, ये जो सितारा है इसके गिर्द ये प्लैनेट घूम रहा है और इससे आने वाली, इसके करीब से आने वाली रोशनियों में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें पता लग जाएगा कि इस प्लैनेट में किस किस्म की एटमॉस्फेयर मौजूद है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। मैं आपको यहाँ पर मार्स का भी आपको स्पेक्ट्रोग्राफ दिखा रहा हूँ। तो आप मार्स के स्पेक्ट्रोग्राफ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नज़र आता है कि जो हमारे पास आती हैं उसकी जो रिफ्लेक्ट होके उससे जो अगर विजिबल लाइट में है तो रिफ्लेक्ट होके आएंगी, और अगर हम इंफ्रारेड में देख रहे हैं तो वो रेडिएट करेगा। वो ही सोर्स है, एक्चुअली मार्स ही सोर्स है। तो यहाँ पर क्योंकि हम इंफ्रारेड में देख रहे हैं तो अब वो सोर्स है वो ग्लो कर रहा है, लेकिन वो जो ग्लो कर रहा है उसमें कुछ जो रोशनियाँ हैं वो मिसिंग है। और जब हम उन रोशनियों को देखते हैं तो पता लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये रोशनी चुरा लेती है, वाटर ये रोशनी चुरा लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये रोशनी चुरा लेती है। तो आपको यहाँ पर वो डिप सी नज़र आएगी, उसमें डिप सी नज़र आएगी। तो आप फ़ौरन देख लेंगे और कहेंगे यार मार्स में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर्स भी मौजूद होंगे। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं मुख्तलिफ स्पेक्ट्रोग्राफ से, और हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो रोशनी आ रही है उसके बीच में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो रोशनी किसी और सोर्स से आ रही है या जिस ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं वही सोर्स है, जैसा मार्स खुद सोर्स था। लेकिन जब हम एक्सोप्लैनेट की बात कर रहे थे तो रोशनी आ रही थी स्टार से, तो हम स्टार की रेडिएशन को स्टडी कर रहे थे और फिर उनकी कंपोजिशन क्या है और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।